हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड इन द हाइपोफिजियल फोसा बिलो द स्फीनोइड बोन, यानी कि हाइपोफिजियल फोसा ऑफ द स्फीनोइड बोन की कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो कौन सा ग्लैंड है जो हमारी हाइपोफिजियल फोसा के स्फीनोइड बोन में प्रेजेंट होती है। दैट इज नोन एज द पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकता है, या फिर एड्रिनल ग्लैंड, या फिर थायराइड ग्लैंड और द थाइमस। ये आप सब लोग को पता होगा। जैसे आप एंडोक्राइन सिस्टम को सॉल्व करते हो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे आपने, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि इसमें जो है इसका आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड ही होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द हाइपोफिजियल फोसा ऑफ द स्फीनोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट की। मेन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, द इफेक्ट ऑफ द एंटी डायरेटिक हार्मोन का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन केस ऑफ द नॉर्सेट में। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन में क्या होता है, एंटी डायरेटिक की बात करें तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का मतलब ये क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले ये बात, एक बात याद रखनी है कि क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को कम करते हैं। यूरिन आउटपुट को कम करते हैं, और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी, ये यूरिन आउटपुट के साथ साथ कम करें, ये कौन कहाँ पर एक्शन करते हैं, ये हमारे पीसीटी, ये हमारे डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट पे हमारे एक्ट करते हैं। तो अगर मैं ये बात बोलना चाहूँ कि एंटी डायरेटिक हार्मोन एक तो हमारा डिक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट, और इसके साथ साथ ही किस पर एक्ट करते हैं, हमारे नेफ्रॉन में हमारा जो डीसीटी होता है, और हमारा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, इनमें से क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो यूरिन का आउटपुट क्या होता है, हमारा कम होता है। अब जैसे वाटर जितना ज़्यादा इनसाइड आएगा, डीसीटी में जितना ज़्यादा होगा, यानी कि इसका मतलब डीसीटी वाटर का इंटेक ज़्यादा बढ़ेगा, तो यानी कि यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। और जैसे ही एंटी डायरेटिक एक्ट करेगा इसके ऊपर, तो एंटी डायरेटिक क्या करता है, हमारा एंटी डायरेटिक वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, जब तभी हमारा क्या होता है, यूरिन आउटपुट जो होता है हमारा कम हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें डायबिटीज इंसिपिडस की, डायबिटीज इंसिपिडस में हमारा मेन रोल एंटी डायरेटिक हार्मोन का होता है। डायबिटिक इंसिपिडस कंडीशन में क्या होता है, हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या हो जाते हैं, हमारे कम हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन का एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो होता है सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया वाली कंडीशन होती है। पॉलीयूरिया का मतलब बार बार उसको अर्ज हो रही है, बार बार उसको यूरिन पास हो रहा है, यानी कि H2O का रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा फ्रॉम द डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट से। हमारा क्या हो रहा है, H2O का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब एडीएच की डेफिशिएंसी हो गई तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस। तब क्या होता है, हमारा एडीएच क्या करेगा, हमारा एडीएच का हमें काम पता होना चाहिए कि एडीएच का काम क्या है। एडीएच क्या करता है, हमारा वाटर को एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन के साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट। और अगर इनका डिक्रीज हुआ, एडीएच का डिक्रीज होगा, तब क्या होगा कंडीशन, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, अगर क्वेश्चंस कहीं से भी घूम फिर कर आता है तो आपको पता होना चाहिए, एक तो यूरिन आउटपुट को कम करता है, और ये कहाँ पर एक्ट करता है, हमारे डीसीटी और हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है फॉर द H2O के रीअब्जॉर्प्शन। जैसे H2O को रीअब्जॉर्ब कर लेता है तो तुरंत हमारा यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका लॉजिक यही है इसके पीछे। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा आपका। क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ द एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा, ये क्या करता है, हमारा डिक्रीज द यूरिन आउटपुट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दैट इज हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन क्या डिफरेंस है, और कैसे हमारे कौन कौन से हार्मोन्स हमारे एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, और कौन से हार्मोन्स हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उससे सिर्फ दो हार्मोन रिलीज होते हैं। वो कौन से होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन एंड द वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है वेसोप्रेसिन क्या चीज़ है। वेसोप्रेसिन इट इज ऑल्सो नोन एज द एंटी डायरेटिक हार्मोन, और एंटी डायरेटिक का फंक्शन मैंने बता ही दिया आपको। अब उसके साथ साथ अगर हम एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करें, वो कौन से हार्मोन रिलीज करता है, वो 6 हार्मोन को रिलीज करता है, 6 हार्मोन को रिलीज करता है। और वो कौन कौन से हार्मोन्स है, जैसे हमारा फर्स्ट हमारा जो हो गया, फर्स्ट हार्मोन जैसे हमारा हो गया ग्रोथ हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसके साथ साथ हमारा क्या हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और 6 हार्मोन हमारा हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हमारे 6 हार्मोन जो है ये रिलीज करता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में ध्यान रखना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे हार्मोन जो होते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं रिलीज। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब बोल रखा है हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द, अब आपको पता होना चाहिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एडीएच हो सकता है, कोर्टिसोल एंड ऑक्सीटोसिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अगर हम बात करें जो हमारा
एडीएच जो होता है वो तो हमारा क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हमें पता है एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। और ऑक्सीटोसिन भी हमारा किससे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब हमें बोल रखा है कि पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज करता है। अब डी ऑप्शन जो है हमारा कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल में हमें ये देखना है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड अलग से ग्लैंड है, और इसमें पूछ रखा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से तो हमारा एडीएच और ऑक्सीटोसिन तो होगा नहीं, और कॉर्टिसोल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ही ऐसा हार्मोन है जो हमारा क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब बोल रखा है ऐसा कौन सा हार्मोन है, अ ग्लैंड दैट डिसअपियर इन द अडल्ट बट एक्टिव ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में कौन सा ग्लैंड जो होता है वो एक्टिव होता है, कौन सा होता है, जैसे अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें, या फिर पैराथायराइड या फिर थाइमस। ये थाइमस ही एक ऐसा ग्लैंड है जो एज के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, थाइमस का साइज क्या होता है, श्रिंक होता चले जाता है। तो 13 टू 15 एज के टाइम्स के ड्यूरिंग द एज ऑफ 13 टू 15 एज के टाइम में, चाइल्डहुड के टाइम पे, अडल्टहुड जब हम प्यूबर्टी एज में आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा इस्टमस जो होता है श्रिंक होने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता चला जाता है। तो इसलिए हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट है द पोस्टीरियर पिट्यूटरी मेनली कंसिस्ट ऑफ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी मेनली कंसिस्ट ऑफ, किसमें कंसिस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द टी सेल्स, सी सेल्स या फिर बी सेल्स या फिर न्यूरोनल प्रोजेक्शन। अब ये क्या होता है, मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूरोनल प्रोजेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं से हमारा क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज होता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन यही है कि एक्शन ऑफ द एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन का एक्शन क्या होता है। ये हमने बता दिया कि ये क्या करता है, एक तो हमारे डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जैसे ही एक्ट करता है तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है हमारे एब्जॉर्प्शन को, रिड्यूस द वाटर एब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन को, मतलब इंक्रीज करता है, इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डीसीटी, सारे पानी को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड और द डिक्रीज अमाउंट ऑफ द यूरिन आउटपुट फॉर्म होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर एक्ट करता है, हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ पर एक्ट करता है, हमारे डीसीटी पे, और हमारा काम करता है कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। क्या करता है, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम द डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, अगर हम बात करें साइट साइट ऑफ एक्शन ऑफ द क्वेश्चन 7 हमारा साइट ऑफ एक्शन ऑफ द एडीएच, साइट ऑफ एक्शन ऑफ द एडीएच पूछ रखा है। अब इसमें देखो, अब इसमें कौन से ऑप्शन सही पूछ रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे पीसीटी है, डीसीटी से रिलीज, डीसीटी पे एक्ट करता है एडीएच, या फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, या फिर लूकोफैनले से। तो किस पर एक्ट करता है, ये हमने पढ़ाई है अभी। एडीएच का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, ये किस पे एक्ट करता है, हमारे डीसीटी पे एक्ट करता है और हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। फिर उसके बाद हम बात करें, एक तो ये क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड होता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, लेट डाउन रिफ्लेक्स में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और ग्लैक्टोकाइनेसिस किसे कहते हैं, ग्लैक्टोकाइनेसिस में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वाली जो टर्म्स है आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब क्वेश्चन है मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है, मिल्क इजेक्शन जो करेगा ड्यूरिंग द जब हमारे बर्थ हो जाता है, बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन रिलीज होता है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन जो होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन, एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑक्सीटोसिन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और इसके साथ साथ अगर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड की बात करें तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन इट इज द प्रोलैक्टिन हार्मोन। और अगर लेट डाउन रिफ्लेक्स की बात करें तो दैट इज ऑल्सो द ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन इट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और जो हमारा ऑक्सीटोसिन है वो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है जब ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ हो जाता है, उसके बाद जो होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मिल्क इजेक्शन हार्मोन को रिलीज करता है, दैट इज नोन एज द ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इट इज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ग्लैक्टोकाइनेसिस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लैक्टोकाइनेसिस कंडीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है पीआर यादव में, अगर देखोगे तो क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा इस तरीके से आपको बनाना है कि कभी भी क्वेश्चन गलत ही ना हो आपके। ठीक है, आंख बंद करके आप क्वेश्चन सही करना है आपको जैसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में कभी का डिफरेंस पता नहीं होता हमें। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करना है अपने कॉन्सेप्ट को। अगर हम बात करें जैसे लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड, अब थायराइड ग्लैंड का इंक्रीज होना है और डिक्रीज होना। जब हमारा कम होता है, लैक मतलब थायराइड हार्मोन को डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ क्रिटिनिज्म, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और इस कंडीशन में हमारा क्रिटिनिज्म कंडीशन भी आती है। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड इंक्रीज होता है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ जिडेंटिज्म कंडीशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें, देखो दोनों चीज़ें थोड़ी एक जैसी चलती है हमारी। जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर हमारा इंक्रीज होता है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एक्रोमेगाली इन केस ऑफ अडल्ट की बात कर रही हूँ मैं। अगर हमारा
अगर हमारा उसमें होगा क्या नाम है, अगर हमारा इन केस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन अगर हमारा इंक्रीज होगा तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एक्रोमेगैली, और अगर हमारा बच्चों में कम होगा तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एक्रोमैक्रिया कंडीशन। ठीक है, एक्रोमैक्रिया कंडीशन होती है। अगर हम बात करें जैसे, हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे शीहैन सिंड्रोम किसे कहते हैं। शीहैन सिंड्रोम में हमने देखा कि शीहैन सिंड्रोम तब होता है जब हमारा क्या होता है, जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ शीहैन सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं शीहैन सिंड्रोम। शीहैन सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो दिस इज द सीवियर ब्लड लॉस एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी के टाइम पे हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शीहैन सिंड्रोम कहते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे हाइपोफंक्शनिंग ऑफ द, क्वेश्चन है 15, दैट इज द पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म किसे कहते हैं, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म दैट इज द साइमन डिजीज को कहते हैं। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म दैट इज द कंडीशन ऑफ साइमन डिजीज, साइमन डिजीज को हम पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, फिर उसके बाद होता है हमारा क्वेश्चन 16, जैसे 12 आवर्स आफ्टर, जैसे अगर हमारा ट्रांसफिनोइडल थायराइडेक्टमी हुई है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट की थायराइडेक्टमी कंडीशन हुई है तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे। तो इसमें ऑप्शन है, जैसे अगर उसको लग रहा है कि उसकी कुछ सिक्रीशंस पास हो रही है, तो जो सिक्रीशन पास हो रही है, जब भी हमारी थायराइडेक्टमी कंडीशन होती है और कुछ सिक्रीशंस आ रही है, माउथ से सिक्रीशन हो रही है, तो इस वाली कंडीशन को हम ये बोलते हैं, इस वाली कंडीशन में हम सबसे पहले चेक करेंगे जो भी सिक्रीशन होती है वो हमारी CSF से भी आ सकती है, तो वो CSF फ्लूइड भी हो सकता है। तो ठीक है, इस वाली कंडीशन में हम यह चेक करेंगे CSF में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ, अगर हमारा सिक्रीशन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ CSF प्रेजेंट है, CSF फ्लूइड है, दैट विल बी द नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा बैक्टीरिया कंडीशन है, ब्लड है, प्रोटीन है, ये चीज़ें नहीं होती है, CSF होगा, इट इज़ द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले ये चेक करना है कि ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है, अगर माउथ सिक्रीशन हो रही है और ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमें ग्लूकोज को टेस्ट करना है, ग्लूकोज है या नहीं है सलाइवा में। ठीक है, ये कंडीशन चेक करते हैं, एक्यूरेटली असेस द नर्व शुड बी। अगर हम बात करें जैसे हम ड्रिपिंग बाय द सलाइवा फ्लूइड, हाँ जब भी म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस में हमें ये चेक करना है ग्लूकोज है या नहीं है उसमें। ठीक है, एक हमारा जो होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में बताया, डायबिटीज़ इंसिपिडस में वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट होता है, वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट फॉर द डायबिटीज़ इंसिपिडस में को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस फॉर डायबिटिक इंसिपिडस को करने के लिए होता है। ठीक है, अब हमारा बोल रखा है कॉजेज ऑफ द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब दैट इज अ जेनेटिक कंडीशन होती है। ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस इट इज अ जेनेटिक कंडीशन होती है, बाय बर्थ पेशेंट को होती है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इडियोपैथिक, जेनेटिक, या फिर हमारा हिस्टियोसिस्टोसिस या फिर हेड इंजरी की वजह से होता है। इट इज द मेड अप फ्रॉम द हेरिडिटरी कंडीशन या फिर जेनेटिकली होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विच और अगर हमारा हाइपोथायराइडिज्म, जैसे अगर हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन है, कोई पेशेंट है और उसको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, हाइपोथायराइडिज्म वाली कंडीशन में हम देखते हैं T3 T4 एंड द TSH लेवल को। इसमें कौन सा बढ़ता है कौन सा घटता है, इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन होती है तो उसमें हमारा TSH लेवल जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है हमारा इंक्रीज होता है। हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होता है। हाइपो में कम हो रहे थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होंगे हमारे T3 और T4 लेवल जो होंगे हमारे कम होंगे, बट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा वो क्या होगा हमारे इंक्रीज होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा इंक्रीज होता है, बट जो थायरॉक्सिन हार्मोन दैट इज द T3 एंड T4 हार्मोन जो होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में। तो हम इसमें क्वेश्चन क्लियरली पूछ रखा है विच हार्मोन इज एलिवेटेड इन द पेशेंट विद द हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन। हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में वही कंडीशन होगी जिसमें हमारा क्या होगा TSH लेवल बढ़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें हाइपर कैल्सीमिया, अब देखो हाइपोकैल्सीमिया भी होता है, हाइपर कैल्सीमिया भी होता है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया में हमारी क्या कंडीशन जो होती है, टिटेनी कंडीशन होती है, जब हम टिटेनी कंडीशन में हमारी हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन होती है। हमारे 4 ऑप्शन है एसोसिएटेड विद हाइपर कैल्सीमिया एसोसिएटेड विद, बोल के टिटेनी हो सकता है, यूरेनिन कैल्कुलाई हो सकता है, पैटिकी हो सकता है, या फिर हमारा क्या होता है हार्डिन वेव इन्वर्जन इंडेक्स। तो इसमें बोल रखा है कि जब भी हमारी कंडीशन हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन है, यानी कि कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है, कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है, तो यानी कि कैल्शियम की कैल्कुलाई प्रेजेंट होंगे, तो यानी कि टिटेनी तो होगा नहीं, टिटेनी कंडीशन जो होती है हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन में होती है। पैटिकी हो नहीं सकता क्योंकि ये स्किन रैशेज कंडीशन है, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है पैटिकी कंडीशन। ठीक है, इसमें रैशेज प्रेजेंट हो जाता है पैटिकी कंडीशन में। यूरिनरी कैल्कुलाई हो सकता है होगा क्योंकि कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है इन केस ऑफ हाइपर कैल्सिमिक कंडीशन में, और इसमें क्या हो सकता है हमारा यूरिनरी कैल्कुलाई होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन की, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में हमारा क्या होता है कंडीशन, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में हमारा टिटेनी कंडीशन भी देखने को मिलती है, और टिटेनी कंडीशन हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन में भी देखने को मिलती है। और इसमें जो साइंस हमारे होते हैं, मसल वीकनेस होगी, श्वासटेक साइन होगा, और इसके साथ साथ हमारे ट्रॉसा साइन, तो ऑल ऑफ दीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखो अगर हमारी कंडीशन ये आती है कि हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में ये कंडीशन आती नहीं आती, हाइपोथायराइडिज्म हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन इन तीनों में यही कंडीशन होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, अब मैंने बताया कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
20 यही था कि हाइपोथायराइडिज्म इंक्लूड्स, दैट इज द कौन सा मसल वीकनेस हो सकती होगी, ट्रोसासाइन होगा, ट्रोसासाइन और द शॉस्टेक साइन अच्छे से पढ़ लेना। मैं क्लास लूंगी सभी साइंस की, जितने भी साइंस हमारे इंपॉर्टेंट है, इन साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे कुछ क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार ठीक से, ठीक है। अब बोल रखा है हाइपर प्रोलैक्टीमिया कंडीशन, हाइपर प्रोलैक्टीमिया कंडीशन एंड ऑल इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो हाइपर प्रोलैक्टीमिया कंडीशन का मतलब ये होता है कि प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गया है। जब भी प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता है तो यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब मिल्क ज़्यादा, ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें यानी कि ग्लैक्टोरिया कंडीशन इट इज़ अ, ठीक है। एक्सेप्ट पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, एक्सेप्ट इसमें नहीं होगा, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ ग्लैक्टोरिया कंडीशन, दैट इज द कंडीशन ऑफ इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज, दैट इज द कंडीशन ऑफ ग्लैक्टोरिया, ठीक है। अब बोलेगा फेलियर ऑफ लैक्टेशन, ये तो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है कि फेलियर ऑफ लैक्टेशन का मतलब बिल्कुल भी ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, बट हाइपर प्रोलैक्टिमिया कंडीशन का मतलब एक्सेस ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन का एक्सेस प्रोडक्शन होना, तो वो होता है, तो ये तो होगा नहीं, यही एक्सेप्ट में जाएगा। अभिनोरिया कंडीशन और द लिबिडो देखने को मिलता है इन केस ऑफ द मैन में, ठीक है। अगर जब भी हाइपर प्रोलैक्टिमिया कंडीशन हो जाती है तो हमारी ग्लैक्टोरिया कंडीशन होगी, इंक्रीज द मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। एमिनोरिया कंडीशन हो जाएगी, जैसे हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन पीरियड में फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उसमें क्या होता है, एमिनोरिया कंडीशन हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, हमारा वाले हार्मोन्स रिलीज, एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सप्रेस करते हैं इनको। अगर हम बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का हो गया। अब हम बात करते हैं एक तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के जो साइंस एंड सिम्टम्स है उसको एक बार अच्छे से देख लेना, उसको मैं अपने नोट्स में बना लेना, जो भी आपको नई चीज़ लिखती है, जैसे आपको रीजन दे रखे होते हैं क्वेश्चन के आंसर्स के, तो जब भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करें तो उनके रीजन्स जरूर देख लेना कि उन्होंने क्या रीजन दे रखा है, ठीक है, और उनके रीजन्स को एक बार लिख लेना, उन क्वेश्चन को लिख लेना जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं। आज मैंने डिस्कस किया एंडोक्राइन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे, जैसे अब बोल रखा है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेडियो आयोडीन एंड रेडियो आयोडीन थेरेपी। रेडियो आयोडीन थेरेपी में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, जब भी हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन होती है तब हमारा रेडियो आयोडीन थेरेपी दी जाती है हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में। तो हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में जब रेडियो आयोडीन थेरेपी दी जाती है तो मोस्ट कॉमनली चांसेस होते हैं पेशेंट को एकदम एकदम एक्सेसिवली, मतलब बहुत जल्दी से थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब भी रेडियो आयोडीन थेरेपी दी जाती है, तो क्योंकि आयोडीन के जो रेडिकल्स होते हैं वो जल्दी से T4 में जल्दी से चेंज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में इतनी ज़्यादा एक्सेस में बनता है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस होंगे। अब बोल रखा है जब भी एक और कंडीशन है इसमें, जब भी थायराइडेक्टमी कंडीशन होती है तो आपको क्या करना है, थायराइडेक्टमी कंडीशन है तो एक तो हम आपको ये चेक करना है कि कोई सिक्रेशन तो नहीं हो रही है। अगर सिक्रेशन हो रही है तो CSF की सिक्रेशन होती है, जो CSF की सिक्रेशन होगी उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये चेक करना है आपको। एक ही चेक करना है, जब भी आप थायराइडेक्टमी कंडीशन हुई है, प्रोसीजर हुआ है, तो आपको ये देखना है कि आपको ट्रैकियोस्टमी सेट जरूर रखना है, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई है, ये मेरे जो निचोड़ जो बताया है मैंने, एक तो हाशिमोटो डिजीज देख लेना, हाशिमोटो डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ग्रेव डिजीज भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, लेकिन हाशिमोटो डिजीज में हमारा हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन होती है, लेकिन ग्रेव डिजीज दैट इज द कंडीशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन की कंडीशन होती है। लेकिन दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन एक जो ग्रेव डिजीज है वो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो रही है, और जो हमारा हाशिमोटो डिजीज है वो हमारी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन से हो रही है। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, उनके कॉन्सेप्ट आपको बताएं, और अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है इन केस ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर लिसनिंग में। और हाँ, एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी लास्ट में, अब हम नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नर्वस सिस्टम के 25 क्वेश्चंस। आपको हर घंटे में अपना एक 1 आवर रखना है, 1 आवर में 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चन एक सिटिंग में करना है, ठीक है। जब भी आप टॉपिक पढ़ लो, टॉपिक पढ़ने के बाद 2 घंटे टॉपिक पढ़ा, 25 मिनट में क्वेश्चन 25 सॉल्व करें। अगर आप और क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि अपने क्वेश्चन की लिमिटेशंस को बढ़ानी है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को कम करनी है, इसको देखते ही आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।